वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो सनम जावेद का मामला, और दूसरा जो हुकूमत एक हमाकत करने जा रही है कि पीटीआई को बैन करने के हवाले से जो उनका प्लान है, और जो इमरान खान, आरफ अलवी और कासम सूरी के ख़िलाफ़ जो केस चलाने जा रहे हैं, इसमें पस पर्दा मकासद क्या हैं, वो इसमें कामयाब किस हद तक होंगे, या ये प्लानिंग क्यों की गई है। तो इस पर हम बात करेंगे। सनम जावेद का मामला, वो आपके नॉलेज में होगा कि पहले उनको लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया, और इधर से इस्लामाबाद से एफआईए ने दोबारा पकड़ लिया। अब जो है उनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब ने, और साथ तरला किया कि खुदा दा ना ये चुप करके कार बैठ जो जब तक नेक्स्ट हीयरिंग नहीं होती। और मेरा ख्याल है कि उसमें जो मियाँ गुल औरंगज़ेब है, उनको इस चीज़ का आइडिया है कि ये बहुत सारे जो मसाइल हैं पीटीआई के, ये इनकी ज़ुबान की वजह से भी आते हैं। ये बोलने से आवाज़ नहीं आते, और हुकूमत जो है वो फिर रिएक्टिव भी होती है, और उस अमल में जो अदालत की अथॉरिटी है वो भी अंडरमाइन होती है कि उसका फ़ैसला, अगर वो एक केस में किसी की रिहाई का हुक्म देते हैं, किसी और केस में उनको पकड़ लिया जाता है, तो अदालत की भी इसमें सुबकी होती है। तो एक तो ये, और दूसरा ये देखें कि ये जो मैं इनकी ज़ुबान की बात कर रहा था, कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने कल ट्वीट किया, और उसने हुकूमत के इस एक्शन को एक तरह से नापसंदीदा करार दिया कि जो सनम जावेद है उसको दोबारा गिरफ़्तार किया गया है, बजाय इसके कि पीटीआई वाले उसको अप्रिशिएट करते। सनम जावेद की बहन ने पता नहीं क्या क्या उनको गालियाँ दी ट्विटर पर, और जो बाकी पीटीआई वाले हैं वो भी उनके पीछे पड़ गए। नून लीग वाले अलहदा पीछे पड़े जी कि तो तुसी एडे किड़े उन्होंने मामे बने फिर दो। तो इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और इस तरह की लोगों की अदम मौजूदगी से आप सियासी इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है, और ऐसे लोगों की पीटीआई में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख्वाजा साद रफ़ीक वो आदमी है कि जिन्होंने इलेक्शन हारने के बाद, जब उन्हें पता चला कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो जीत गए हैं, तो उन्होंने बजाय इधर उधर ISI MI का इंतज़ार करने के कि यार मुझे जितवाओ, बल्कि उनको कहा गया तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो भी फ़ैसला अवाम ने किया मैंने इसको मानता हूँ। तो उन्होंने उनको एक एज अ गुडविल जेस्चर जो लतीफ़ खोसा हैं उनको मुबारकबाद दी, फ़ोन करके मुबारकबाद दी। अब लतीफ़ खोसा जो है उनका अपना ज़रफ़ है, और वो हैं भी पीटीआई के। तो उन्होंने, ख्वाजा साहब आपने तो बहुत लेट कर दी, मतलब ये है जी कि आपको पहले ही मेरी फ़तह मान लेनी चाहिए था, आपको इलेक्शन भी नहीं आना चाहिए था। तो ये इंतहाई एक गलत रवैया है, और इससे जो सियासत है उसमें तलहियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब ये है कि मैं ये बात पर इसलिए भी ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि ये जो दूसरा मामला है उसका भी तलहियों के साथ तल्लक है, कि एक एक्सट्रीम की तरफ सिचुएशन जा रही है। अब हुकूमत जो करने जा रही है कि वही वो पीटीआई को बैन करने जा रही है। पीटीआई को बैन करने का इनको क्यों ख्याल आया है, उसका जो है तल्लक आगे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ है, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फ़ैसला किया, वो नशिस्तें जो कि पीटीआई ने मांगी भी नहीं थी, इस पे हुकूमत जो है वो रिएक्टिव होके वो अपना मसल इस्तेमाल कर रही है कि जिस हद तक हम कर सकते हैं, अदालत अपना काम करे, हम अपना काम करते हैं। ये जब अदारों की लड़ाई होती है ना, उसमें ये नहीं होता कि अदालत जो है, अदालत की भी अपनी एक मॉरल अथॉरिटी है, वो किसी पर फैसले इस तरह मुसल्लत नहीं कर सकती। अगर वो चाहेंगे कि जो लोग हैं उनके दरमियान टेंशन कम हो, तो कोई और तरीका हो सकता है कि जो आप मेरिट पर फैसला कर सकते हैं उस पर करें। खैर ये है कि जितनी हमारी पोलराइजेशन हुई हुई है उसमें या अदालत को भी या पीटीआई ने गालियाँ देनी थी। इस दफ़ा पीटीआई जो है वो तारीफ़ कर रही है, और दूसरी तरफ जो है नून लीग जो है वो या हुकूमत जो है वो उनके पीछे पड़ी हुई है। अब यह है कि ये फ़ैसले पे वो क्या अमल दरामद कर सकते हैं, कि क्या पीटीआई बैन हो सकती है। तो हम पहले तो उस पर डिस्कस करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों, इन्होंने ये प्लानिंग क्यों की है। तो जनाब अली, एक तो ये है कि इन्होंने कहा जी कि फ़ॉरेन फंडिंग केस, 9 मई का केस, फ़लाँ केस फ़लाँ केस। फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से तो पहले इलेक्शन कमीशन भी फैसला दे चुका है, और इनकी फ़ॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है। अब उस पर भी पीटीआई को बैन किया जा सकता है, लेकिन इस पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी, PDM-1, उन्होंने उस टाइम बैन नहीं किया था, इनकी ज़रूरत नहीं थी। इनका ख्याल था कि हम ही इन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर मजलूम बनाते हैं। अब यह है कि इनके पास ऑप्शन कम होते जा रहे हैं, तो लिहाजा इनके जो है ना तरकश में जो जो तीर बचे हैं वो सारे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये एक जंग चल रही है। इसको आप ये हक और सच की या हक और बादल की लड़ाई नहीं चल रही, जंग चल रही है। दोनों साइड वाले अपने अपने जो असला, जिसके पास जो भी है, किसी के पास डंडा है, किसी के पास कुल्हाड़ी है, किसी के पास गन है, जो भी है सब कुछ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है, यानी कि उनके पास भी अब जो है तीर कम रह गए हैं, तो लिहाजा वो एक एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जा रहे हैं।
अब क्या वो कर सकते हैं, अदालत उसको बैन कर सकते हैं, मुश्किल लगता है। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना है। अब तो जो अगर ये भी सोचा जाए कि काजी साहब जो है इनकी मदद करेंगे या ये तवक्को भी लगाए हों, तो काजी साहब ने तो अकेले बेंच भी नहीं बनाना। वो बेंच में साथ मंसूर शाह भी होंगे, दूसरे भी होंगे, जो मुनीब जस्टिस मुनीब हैं वो भी होंगे, और जो बेंच बनेगा उसमें पता नहीं किस तरह के लोग आएंगे। जज जिन्होंने केस सुना है वो ज़हनी तौर पे किस तरफ झुकाव रखते हैं या केस के आर्गूमेंट को स्ट्रांग समझते हैं। तो लिहाजा एक तो सुप्रीम कोर्ट से भी इतनी कोई उम्मीद नहीं है कि इनको कोई एक क्लीन चिट मिलेगी या जो है ना इनकी इंडोर्समेंट हो जाएगी कि अगर हुकूमत बैन करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अगर अड़ी हुई है तो ये किस तरीके से करेंगे। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला बाद में जाना है, पहले ये जाना है कैबिनेट में, और कैबिनेट से इसकी अप्रूवल होगी जी कि ये कोई एक जो मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ कामों में मुलव्वस हैं, तो लिहाजा हमने इनको बैन करने का फ़ैसला किया है। और उसके बाद जो कैबिनेट से अप्रूवल के बाद जो वजारत दाखिला वो नोटिफिकेशन जारी कर दे जी कि पीटीआई जो है इसको बैन कर दिया गया। उसके बाद जो है वो एक रेफरेंस हुकूमत की तरफ से आगे जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास जी कि आप इसको इंडोर्स करें। अब ये जो टाइम है उसको बैन करने का और सुप्रीम कोर्ट के फैसला करने का, ये 15 दिन से ज़्यादा टाइम है। और बेसिकली ये लड़ाई जो है ये 15 दिन के गिर्द घूम रही है। और वो कैसे, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में सुनाया कि आपने 15 दिन के अंदर अंदर पीटीआई में घुसना है। जो लोग जो हैं वो पहले उन्होंने वो सुनीत हाथ में जावड़ बैठे थे वो वापस आ जाए, और आपको ताकि जितनी नशिस्तें बनती हैं वो आपको दी जाए। अब ज़रा इमेजिन करें यानी कि वो एक अदालत का हुक्म है जो कि 15 दिन में एग्जीक्यूट होना है। अदालत ने ये चीज़ फोर्स ही नहीं की हुई कि इस दौरान हुकूमत जो है वो कोई नई प्लानिंग पे चल पड़ेगी जी कि हमने इसको बैन करना है। अब वो चीज़ जो है यानी कि अब ये मामला इस तरह से होगा कि जब पार्टी बैन हो जाती है तो एक तो हुकूमत की आपको थ्रेट याद होगी जी कि हम इनको सीटें नहीं लेने देंगे पीटीआई को। दूसरा, फैसल वाडा ने कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। वो फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बनेगा, हम ये एक केस सिनेरियो पे डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टी बैन हो जाती है, जो लोग हैं यानी कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहता। कई ऐसे होंगे जो पहले ही नहीं कि जिन्हें हुकूमत में अखा मार रहे होंगे कि हम आपके साथ हैं, हमें कोई एक जवाब फ्राहम करें, वो कहें जी कि हम एक नई पार्टी बना रहे हैं। ठीक है, तो उस अंदाज में जो एक पीटीआई के पास नशिस्तें जाने वाला अमल है उसको सैबोटाज करना इनका मकसूद है। तो लिहाजा पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले या इससे बाद से कता नज़र कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, वो ये जो 15 दिन की एक डेडलाइन है उसको वो सैबोटाज करना चाह रहे हैं हुकूमत। ये सारे इस काम के लिए ये बैनिंग का जो एक पूरी एक्सरसाइज है वो की जा रही है। अब ये है कि क्या माजी में भी कभी इस तरह की कोई मिसाल मिलती है। तो माजी में जो 1973 का आइन है उसके तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया था, और जब उन्होंने बैन किया था तो उसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी बना ली थी। ये और जो सरदार शेरबाज मज़ारी ने और जो बेगम है नसीम वली, उन्होंने मिलकर बना ली थी। जो वली खान है वो तो उस टाइम जो है वो हैदराबाद साजिश केस में उनको इन्होंने अंदर डाला हुआ था और उन पर केस चला रहे थे। अलग बात के जनरल ज़िया के दौर में जाके वली खान जो है उनको रसाई मिली कि सियासतदान जो है वो भी एक दूसरे के कितने एक दूसरे को के खून के प्यासे हैं या एक दूसरे की जड़ें काटने के चक्कर में। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्होंने भी उस टाइम कोशिश की थी। वो अभी तक पीटीआई पर दबा है। अभी जो नून लीग करने जा रही है इन पर भी दबा लगेगा, लिहाजा ये फ्यूचर में इससे निकल नहीं सकते। तो लिहाजा लेकिन ये है कि अब मैंने आपको बताया कि ये हालत जंग वाली सूरत हाल है। इसमें ये कोई है ही नहीं बात जी कि हमारी कल को क्या शूरत होगी। अब तो इनको बेसिक सर्वाइवल की फ़िक्र पड़ी हुई है। इमरान खान भी जिस तरह एक एक्सट्रीम स्टेप लेते जा रहे हैं, कभी आर्मी चीफ़ को कोई बुरा भला कह दिया, कभी किसी और को बुरा भला कह दिया। कोई बंदा कहता है जी आर्मी चीफ़ की मामा लगता है। भाई आप जो है अगर आर्मी के कंधों पे सवार होकर आए हैं, अगर आप इतने ही यानी कि आप गैरतमंद हैं, तो फिर या तो आपके उनके कंधों पे सवार ना हो के आते। आपने उधर सारे पनामा वगैरह का जो मामला अदालत ने जिस अंदाज में रिग करने की कोशिश की, तो बेसिकली और इवन 2018 का इलेक्शन जो है वो भी कोई ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो मकसद तो ये था ना इमरान खान को लाना, और 2-3 साल जिस तरह रखा वो भी आईएसआई जो है वो सारे बंदों को कंट्रोल करके रखती थी। तो अगर आपको उनके साथ मसला नहीं है, आपकी उन पर डिपेंडेंस नहीं है, तो आप मुज़ाकरात भी उनके साथ करना चाहते हैं, गालियाँ भी उनके साथ करना देते हैं उनको, उस दौरान वो भी रिएक्टिव होते हैं। तो इस सारे अमल में एक दूसरे के रिएक्शन के नतीजे में पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी डर्टी होती जा रही है।
तो एक तो ये मैंने आपको बताया कि हुकूमत के प्लान क्या है, या और ये इसमें 15 दिन जो है ना वो बड़े अहम है। उसी चक्कर में ये सारी गेमें, ये एक्सरसाइज होने जा रही है इस बात से कतई नज़र कि उसको सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स करेगी बैनिंग को या नहीं करेगी। ये इन्होंने सीटें नहीं उनके पास जान देना, सारा मामला सीटों पे अटका हुआ है। अब जो दूसरा है कि वो जो इमरान खान और कासम सूरी और आरफ अलवी के ख़िलाफ़ जो गद्दारी का केस बनाना चाह रहे हैं, कि जिस तरीके से इन्होंने तहरीक एतमाद को सैबोटाज करने की कोशिश की, वो भी आइन की खिलाफ वर्जी थी। अच्छा, उस पर कोई अदालत भी कोई पहले अपनी कोई डायरेक्शन में कह भी चुकी है, डायरेक्शन तो नहीं लेकिन उन्होंने कहा जी कि इसके एक सीरियस इम्प्लिकेशन है कि जिस तरीके से उन्होंने आइन को का बलवाड़ा करने की कोशिश की, तो उसका जो है जो इस सारे अमल में होगा क्या, अगर उन पर गद्दारी का केस चलता है तो वो कैसे चलेगा। ये है कि आपको एक करारदाद पास करनी पड़ती है पार्लियामेंट से, वो सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत करा सकती है, फिर वो इनके पर को गद्दारी के केस चलाना शुरू कर दे। मकसद ये है कि गद्दार ये बनते हैं या नहीं बनते, ये टाइम बाय करना है, और एक दूसरे के साथ ये चीज़ें बड़ी एक्सट्रीम पर जा रही हैं। इस सारे अमल में मुल्क सफ़र कर रहा है। मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि जो अदारों की लड़ाई होती है ना, इसमें मुल्क सफ़र करता है, इसमें अन्नाओं की लड़ाई है। ठीक है, इस वक्त जो है ना सब विलन है, हुकूमत विलन है, फ़ौज विलन है, इमरान खान विलन है। ठीक है, और ये सब हीरो बन सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई अकेला एक हीरो नहीं बन सकता। सब हीरो इसलिए बन सकते हैं कि अगर ये सोचें कि हमने लड़ाई को इधर रोक कर, तो हमने कोई एक इंगेजमेंट की बात करनी है कि हम किस तरह एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई दो साइडें, हुकूमत और फ़ौज, स्पेस देना चाहे और इमरान खान जो है वो कहें कि नहीं सिर्फ या मैं आऊँगा या आप होंगे, तो फिर भी लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, अगर इमरान खान स्पेस कोई लचक दिखाएं और हुकूमत और जो फ़ौज है वो इस चीज़ पर तैयार ना होंगे, तो फिर भी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये बड़ी एक ओवरऑल एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी है जो इस मुल्क के साथ हो रही है। इकानमी एक बुरे हालत में है, लोग जो है उनके महंगाई से जीना मुहाल हो गया है, और अब जो है हमारी एक सियासी इंतहा पसंदी अपनी नई इंतहाओं को पहुँच रही है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।